आज हम थ्रोम्बोफिलिया और हाइपर कोएगुलेबल वर्कअप पर बात करेंगे। जो मोस्ट कॉमन जो इम्पॉर्टेंट जो हैं एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, एंटी थ्रोबिन 3 डेफिशिएंसी, प्रोटीन सी डेफिशिएंसी, प्रोटीन एस डेफिशिएंसी, फैक्टर 5 लाइडन। एक जनरल प्रिंसिपल जो याद रखना है वो ये है कि जो वेनस थ्रोम्बस है वो एक्टिवेशन ऑफ द कोएगुलेशन सिस्टम की वजह से बनते हैं और जो आर्टीरियल थ्रोम्बस है वो प्लेटलेट एक्टिवेशन की वजह से बनते हैं। एक और बात, आप हाइपर कोएगुलेबल डिसीज़ का वर्कअप भेजने से पहले सोचो कि जो आप ये टेस्ट भेज रहे हो ये आपकी मैनेजमेंट को चेंज भी करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप इतना एक्सपेंसिव वर्कअप भेज रहे हो और बाद में मैनेजमेंट आपने वही लाइफ लॉन्ग एंटी कोएगुलेशन करनी है तो उसमें भेजने का फ़ायदा नहीं है फिर। तो इसलिए हमेशा ये सोचो कि जो वर्कअप है आपका मैनेजमेंट चेंज भी करेगा या नहीं करेगा। जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर थ्रोम्बोसिस हैं, जिनका जो सबसे ज़्यादा जो थ्रोम्बोसिस कर सकते हैं, उसमें एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है, एंटी थ्रोबिन 3 डेफिशिएंसी, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस डेफिशिएंसी, एमपीएन एंड पीएनएच, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। अनप्रोवोक्ड क्लॉट क्या होते हैं? अनप्रोवोक्ड क्लॉट का मतलब ये है कि कोई इवेंट हुआ है और हमें उसकी कॉज नहीं पता। तो आप टेस्टिंग आप यूजुअली ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आप सेंड करते हो। अगर आप कर सको, दाव के बहुत सारे केसेस में ऐसा मुमकिन नहीं होता, जैसे ही पेशेंट को सिम्टम में आप ट्रीटमेंट शुरू करते हो। लेकिन अगर आपके पास चॉइस है, आपके पास ऑप्शन है, आप अगर टेस्टिंग पहले सेंड कर सकते हो ट्रीटमेंट करने से पहले अनप्रोवोक्ड क्लॉट में, तो ऐसे करनी चाहिए। लेकिन अगर जहाँ पेशेंट की कंडीशन नहीं स्टेबल तो वहाँ पे आप ट्रीटमेंट शुरू कर देते हो। तो हाँ, अगर आइडियल कंडीशन में आप ट्रीटमेंट से पहले आप टेस्टिंग सेंड करो और फिर उसके कुछ वीक्स के बाद, आफ्टर सम वीक्स, आप यही सारी टेस्टिंग आप रिपीट करते हो। रिपीट करने का मकसद ये होता है कि आपको अपनी जो डायग्नोसिस पे यकीन हो जाए, आप अपना डायग्नोसिस कंफर्म कर लो। प्रोटीन सी, प्रोटीन एस और एंटी थ्रोबिन एक्यूट क्लॉट में बाय नेचुरली ये डिक्रीज़ होते हैं। तो प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, एंटी थ्रोबिन, चूँकि ये एक्यूट डीवीटी में, पीई में, ये एक्यूट सेटिंग में हमेशा डिक्रीज़ होते हैं। इसलिए जब पेशेंट को एक्यूट क्लॉट होता है तो आप ये टेस्ट नहीं सेंड करते, क्योंकि ये ऑलरेडी डिक्रीज़ होंगे। तो इसलिए कोई प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, एंटी थ्रोबिन को एक्यूट सेटिंग में भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह प्रोटीन सी, प्रोटीन एस और एंटी थ्रोबिन का एंटी कोएगुलेशन मेडिसिन से भी इंटरेक्शन है। वो इंटरेक्शन क्या है? वारफ्रीन प्रोटीन सी और प्रोटीन एस के लेवल को कम कर देती है। अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन एंटी थ्रोबिन 3 का लेवल कम कर देती है। अब डोवेक क्या करती है? डोवेक इन तीनों का, प्रोटीन एस, प्रोटीन सी एंड एंटी थ्रोबिन, इनका लेवल डोवेक आर्टिफिशियली एलिवेट कर देती है, आर्टिफिशियली इंक्रीज़ कर देती है इन तीनों का लेवल। इसलिए अगर आपने किसी पेशेंट को एक्यूट डीवीटी में आपने एंटी कोएगुलेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है या पीई में, तो अब आप प्रोटीन सी, प्रोटीन एस और एंटी थ्रोबिन 3 का लेवल सेंड कर रहे हो, तो ये लेवल्स एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों का डोवेक से, हेपरिन से, वारफ्रीन के साथ इंटरेक्शन है। अब एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम पे बात करते हैं। ये वेनस क्लॉट, आर्टीरियल क्लॉट और अर्ली प्रेगनेंसी लॉस कर सकता है। वेनस, आर्टीरियल, अर्ली प्रेगनेंसी लॉस करता है। इसमें आप टेस्ट भेजते हो डेल्यूट, रसल, वाइपर, वेनम टाइम, DRVVT, जो कि इंक्रीज़ होगा, और इसी तरह आप इसमें PTT भी भेजते हो। इसी तरह ल्यूपस एंटी कोएगुलेंट पॉजिटिव होगा, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी पॉजिटिव होगी, और एंटी बेटा 2 GPI भी आप सेंड करते हो। एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में PTT हमेशा ज़्यादा होता है, और उसकी रीज़न ये है कि इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि फॉस्फोलिपिड डिपेंडेंट कोएगुलेशन ऐसे एक्सपेक्ट करती हैं, उसकी वजह से PTT ज़्यादा होता है। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ को एंटी कोएगुलेशन स्टार्ट करने से पहले भेज देना चाहिए, एंटी कोएगुलेशन के स्टार्ट से पहले भेज देना चाहिए, और फिर एंटी कोएगुलेशन शुरू करनी चाहिए। और इसी तरह एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ को 3 महीने के बाद दोबारा रिपीट करना चाहिए, ये देखने के लिए कि वो अभी भी प्रेजेंट हैं या नहीं है। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी टाइटर्स
एक्यूट क्लॉटिंग में कम हो सकते हैं, यूजुअली ये कम ही होते हैं। और अगर नॉर्मल लेवल से थोड़े से ये ज़्यादा ऊपर आ जाएं, लेट्स से बेयरली अबव नॉर्मल लेवल, तो ये इसका मतलब है कि ये टेस्ट इतना सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव नहीं है। अगर ये नॉर्मल से थोड़े से ज़्यादा है तो ये टेस्ट इतना सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव नहीं है। अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम क्या है? इसको सुपेरो क्राइटेरिया कहते हैं। और इसमें दो क्लिनिकल क्राइटेरियाज हैं। पहला है कि क्लॉट्स हों, दूसरा ये है कि अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो, 3 इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर और 1 आफ्टर 10 वीक्स। लेबोरेटरी क्राइटेरिया ये है कि एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी 12 वीक्स अपार्ट शुड बी परसिस्टेंटली पॉजिटिव हो। 12 वीक्स अपार्ट मतलब 3 महीने से पहले भी, जब क्योंकि आपने टेस्ट करना है बाद में भी करना है, तो दोनों बार पॉजिटिव हो। तो IgG, IgM, एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन, एंटी कार्डियोलिपिन, ल्यूपस एंटी कोएगुलेंट, ये सब जो हैं ये शुड बी 99th परसेंटाइल हों, शुड बी 99th परसेंटाइल हों, फिर इसका मतलब है कि वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। एक और याद रखने की ज़रूरी बात यह है कि जो ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट जो है, ये इसका रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस बहुत ज़्यादा होता है एंटी कार्डियोलिपिन की निस्बत। तो ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट इज़ मोर थ्रोम्बोजेनिक एज़ कम्पेयर टू एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी। और अब एक और इसमें इशू ये है कि यार ये टेस्टिंग जो है ये फॉल्स पॉजिटिव आ सकती है अगर पेशेंट एंटीकोएगुलेशन पे है या पेशेंट डोएक पे है, तो ये टेस्टिंग फॉल्स पॉजिटिव आ सकती है। अब ट्रीटमेंट क्या है? वारफ्रीन विद INR बिटवीन 2 to 3। अब एक और एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि जो INR है वो यहाँ पे इनएक्यूरेट भी हो सकता है। तो इसलिए जो मोस्ट रिलायबल जो टेस्ट हमें बताएगा वो क्रोमोजेनिक फैक्टर X है। सो क्रोमोजेनिक फैक्टर X हमें मोस्ट रिलायबल थेराप्यूटिक लेवल्स बताएगा, लेकिन कॉमनली हम वारफ्रीन यूज़ करते हैं और INR बिटवीन 2 to 3। अब एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हम डोएक बिल्कुल यूज़ नहीं करते, क्योंकि अब देयर इज़ अ हाई इंसिडेंस ऑफ क्लॉटिंग रिकरेंस ऑन डोएक इफ़ सम पेशेंट हैज़ एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। तो इसलिए एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में नो डोएक। अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एंटाइथ्रोबिन 3 डेफिशिएंसी है। सबसे पहले तो एंटाइथ्रोबिन क्या करता है? अब सबसे पहले इसे अंडरस्टैंड करने से पहले देखें कि जो थ्रोम्बिन है वो फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, फिर आगे फाइब्रिन जो है वो सारा क्लॉट वगैरह बनाता है। अब चूँकि थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, जो एंटाइथ्रोबिन है वो थ्रोम्बिन का अगेंस्ट है। तो मतलब जो एंटाइथ्रोबिन है वो थ्रोम्बिन को इनहिबिट करेगा और फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा और क्लॉट नहीं बनेगा। लेकिन अगर एंटाइथ्रोबिन 3 की डेफिशिएंसी है तो जो थ्रोम्बिन है वो पूरी तरह से एक्टिव रहेगा और वो फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा और इस तरह क्लॉट बनता रहेगा। अब हम एंटाइथ्रोबिन ऐसे भेजते हैं और एंटाइथ्रोबिन 3 ऐसे देखता है कि जो पेशेंट का जो एंटाइथ्रोबिन है वो उसमें कितनी कैपेसिटी है कि पेशेंट के थ्रोम्बिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। एंटाइथ्रोबिन 3 डेफिशिएंसी जो है ये हेट्रोजाइगस होती है, क्योंकि जो होमोजाइगस है वो इनकम्पैटिबल विद लाइफ है। जो टेस्टिंग है वो एक्यूट क्लॉटिंग इवेंट के 3 हफ्ते के बाद आप सेंड करते हो, और अगर लो लेवल्स आ जाएं तो आप इसको फिर दोबारा रिपीट करते हो अपना डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए। जो अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन है वो एंटाइथ्रोबिन 3 का लेवल डिक्रीज़ कर देती है, और इसीलिए आपको अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन की और ज़्यादा डोज देनी होती है थेराप्यूटिक रेंजेस में आने के लिए। तो अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन एंटाइथ्रोबिन 3 का लेवल डिक्रीज़ करती है। जो डोवेक हैं वो एंटाइथ्रोबिन 3 का लेवल फॉल्सली एलिवेट कर देती हैं। अब एक पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, हाइड्रोजाइगोसिटी है एंटाइथ्रोबिन 3 डेफिशिएंसी की, लेकिन पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो आपने कुछ नहीं करना, कोई उसको प्रोफिलैक्टिक एंटीकोएगुलेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक पेशेंट एंटाइथ्रोबिन 3 डेफिशिएंसी के लिए हेट्रोजाइगोस है और उसमें अनप्रोवोक डीवीटी है, तो ऐसे पेशेंट को आपने लाइफ लॉन्ग एंटीकोएगुलेशन देनी है।
लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन सी डेफिशिएंसी। प्रोटीन सी इज़ विटामिन के प्रोटीन। ये विटामिन के प्रोटीन है और ये नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है और ये कोएगुलेशन कैस्केड में फैक्टर 5 एंड फैक्टर 8 5 और 8 को इनएक्टिव कर देता है। अब इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं? इसकी टेस्टिंग है प्रोटीन CSA। ये बेसिकली स्नेक वेनम है जो कि प्रोटीन सी को एक्टिवेट करता है और उसकी वजह से PTT प्रोलॉन्ग हो जाता है। और हमेशा टेस्टिंग में एक्टिविटी और एंटीजन दोनों सेंड करने हैं। अब एक कट ऑफ याद रखना है कि जब प्रोटीन सी लेस देन 20 है तब ये डेफिशिएंसी की कैटेगरी में आएगा, लेस देन 20। अब प्रोटीन सी का जो लेवल है वो भी एक्यूट क्लॉटिंग में कम होगा। इसी तरह अगर पेशेंट वारफरीन ले रहा है तो उसमें भी कम होगा और पेशेंट को वारफरीन से ऑफ 3 वीक्स होना चाहिए, फिर हम प्रोटीन सी का लेवल सेंड करेंगे तो हमें एक्यूरेट मिलेगा। और इसी तरह अगर कोई पेशेंट डोवैक ले रहा है तो डोवैक जो है इसको फॉल्सली एलिवेट कर देंगे प्रोटीन सी का लेवल। अब अगर आप इस पेशेंट को प्रोटीन सी डेफिशिएंसी के पेशेंट को आप वारफरीन दे रहे हो तो वारफरीन प्रोटीन सी को फर्दर कम कर देगी और इस तरह जो थ्रोम्बोसिस है वो और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आप वारफरीन से अगर ट्रीट कर रहे हो तो आप हमेशा हेपरिन के साथ वारफरीन की ब्रिजिंग करते हो। लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन एस डेफिशिएंसी। प्रोटीन एस भी विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन है, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है और ये प्रोटीन सी का कोफैक्टर है। हाफ ऑफ द प्रोटीन एस, आधे से ज़्यादा जो प्रोटीन एस होता है वो एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन C4b के साथ बाउंड होता है और आपने हमेशा एंटीजन और एक्टिविटी दोनों को सेंड करना है। अब यहाँ भी प्रोटीन सी की तरह अगर एक्यूट क्लॉटिंग है या पेशेंट वारफरीन ले रहा है तो लेवल प्रोटीन एस का कम होगा और पेशेंट शुड बी ऑफ फ्रॉम द वारफरीन फॉर 3 वीक्स। 3 हफ्ते के लिए पेशेंट वारफरीन पे नहीं होना चाहिए, तब हम प्रोटीन एस का लेवल जो है वो हमें देखना होगा, तब हमें रिलायबल लेवल पता लगेगा। और एक और बात कि प्रोटीन सी ही की तरह यहाँ भी डोवैक जो है फॉल्सली लेवल प्रोटीन एस का इंक्रीज़ कर देंगे। और यहाँ भी अगर आप वारफरीन दे रहे हो प्रोटीन एस डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए तो हमेशा 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 हेपरिन के साथ वारफरीन को ब्रिज करो और हमेशा एंटीजन और एक्टिविटी दोनों को आप सेंड करो। प्रोटीन सी, प्रोटीन एस और एंटीथ्रोबिन 3 डेफिशिएंसी की एक्वायर्ड कॉजेज़ क्या हैं? एक्वायर्ड कॉजेज़ सबसे पहले लिवर डिसीज़ जो है प्रोटीन सी को कम कर देगा, प्रोटीन एस को, एंटीथ्रोबिन 3 को, इन तीनों को सी एस एंटीथ्रोबिन 3 को कम कर देगा लिवर डिसीज़। अब वारफरीन इसको प्रोटीन सी को भी कम करेगा, प्रोटीन सी दोनों को कम करेगा, इसलिए हम हेपरिन के साथ ब्रिज करते हैं। प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन ज़्यादा होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोटीन एस को कम करता है। इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ प्रोटीन एस को कम करती है। हेपरिन जो है ये एंटीथ्रोबिन 3 को कम करता है। अगेन जो डोवैक्स हैं वो प्रोटीन सी एस एंटीथ्रोबिन 3 इन सब का लेवल आर्टिफिशियली इंक्रीज़ कर देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट जेनेटिक म्यूटेशन फैक्टर 5 लाइडन। DNA टेस्ट PCR फैक्टर 5R506Q म्यूटेशन हम देखते हैं डायग्नोसिस के लिए। और फैक्टर 5 लाइडन ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन होगी, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो इसलिए स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हमें इसमें नज़र आएगी। अब हम जानते हैं कि जो प्रोटीन सी है वो फैक्टर 5 को इनएक्टिवेट करता है। तो इसमें क्या होता है कि म्यूटेशन की वजह से फैक्टर 5 म्यूटेशन जो होती है इसकी वजह से जिस जगह पे प्रोटीन सी ने फैक्टर 5 पे अटैच होना है और उसको क्लीवेज और उसकी इनएक्टिवेशन करनी है तो वो चीज़ नहीं होती। तो मतलब प्रोटीन सी बेचारा ढूंढता रहता है कि वो फैक्टर 5 पे कहाँ लगे, तो प्रोटीन सी जो है वो फैक्टर 5 पे अटैच ही नहीं होता और फैक्टर 5 इसलिए एक्टिव रहता है और फैक्टर 5 क्लॉटिंग करता है। तो इसलिए फैक्टर 5 के ऊपर प्रोटीन सी की अब रेजिस्टेंस है इस म्यूटेशन की वजह से और एक्सेसिव क्लॉटिंग होगी। अब इसमें पेशेंट अगर एसिम्प्टोमेटिक है और हेट्रोजाइगस है तो आपको कोई एंटीकोएगुलेशन की ज़रूरत नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक हेट्रोजाइगस के लिए कोई एंटीकोएगुलेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट को DVT डेवलप हुआ है और पेशेंट होमोजाइगस है तो ऐसी कंडीशन में लॉन्ग टर्म एंटीकोएगुलेशन की ज़रूरत है।
लेट्स टॉक अबाउट सम मोर जीन म्यूटेशन। हमने पहली जीन म्यूटेशन फैक्टर 5 लाइडन पढ़ी, अब कुछ और जीन म्यूटेशन है। अब इसमें पहली है प्रोथ्रोम्बिन 20210 जीन म्यूटेशन। ये भी पॉइंट म्यूटेशन है और इसको हम पीसीआर ऐसे से डायग्नोस करते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट है और कॉकेशियन पॉपुलेशन में ये ज़्यादा होती है। अब फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले जीन म्यूटेशन हमने फैक्टर 5 लाइडन पढ़ी। दूसरी जीन म्यूटेशन हमने प्रोथ्रोम्बिन 20210 जीन म्यूटेशन पढ़ी, जो कि पॉइंट जीन म्यूटेशन थी। अब नेक्स्ट पॉइंट जीन म्यूटेशन जो कि सेकंड पॉइंट म्यूटेशन है, वो आर्जिनिन 596 लूडामिन है। ये जापानीज़ पॉपुलेशन में होती है। अब ये जो दो पॉइंट म्यूटेशन है 20210 जीन म्यूटेशन और आर्जिनिन 596 लूडामिन, इसमें भी ट्रीटमेंट का वही प्रिंसिपल है। अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है और हेट्रोजाइगस है तो आपको कोई एंटीकोएगुलेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर पेशेंट डीवीटी है और होमोजाइगस है तो ऐसी कंडीशन में लाइफ लॉन्ग एंटीकोएगुलेशन देनी होगी। लेट्स से कि एक पेशेंट है वो फैक्टर 5 लाइडन का हेट्रो है और वही पेशेंट प्रोथ्रोम्बिन जीन 20210 का भी हेट्रो है। अब इसमें दो हेट्रो हो गए, एक फैक्टर 5 का हेट्रो है, फैक्टर 5 लाइडन का हेट्रो, और एक प्रोथ्रोम्बिन जीन 20210 का हेट्रो। तो ये जो पेशेंट है ये अब उसी तरह जिस तरह फैक्टर 5 लाइडन का होमो है, तो ये पेशेंट इंक्रीज रिस्क है इसमें। और अगर इस पेशेंट में डीवीटी है तो इस पेशेंट को लॉन्ग टर्म एंटीकोएगुलेशन देनी होगी। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के ऊपर। अगर प्रेग्नेंट पेशेंट आए तो उसको हमने कैसे डील करना है और कौन से एंटीकोएगुलेंट्स हैं जो कि प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं। अब पहला प्रिंसिपल तो ये है कि हेपरिन और हेपरिन के प्रोडक्ट जैसे कि लोविनॉक्स वो प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं। ओके, हेपरिन इज़ सेफ़। अब डोवेक और वारफरिन को प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है। डोवेक और वारफरिन को प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है। अब कोई पेशेंट है जिसको हाई रिस्क थ्रोम्बोफिलिया सिंड्रोम है और साथ वो पेशेंट प्रेग्नेंट भी है, तो उसको अब आपने कैसे डील करना है। अब देखो, हाई रिस्क थ्रोम्बोफिलिया सिंड्रोम्स कौन कौन से हैं। हाई रिस्क थ्रोम्बोफिलिया सिंड्रोम में एंटीथ्रोबिन 3 डेफिशिएंसी है, डबल हेट्रोजाइगस हैं। डबल हेट्रोजाइगस मतलब प्रोथ्रोम्बिन जीन 20210 म्यूटेशन प्लस हेट्रो फैक्टर 5 लाइडन डबल हेट्रो, या होमो फैक्टर 5 लाइडन या होमो प्रोथ्रोम्बिन जीन 20210 म्यूटेशन। और ये पेशेंट साथ इसमें सिंगल वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म इवेंट हो या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव इफेक्ट हुआ हो, तो ऐसे पेशेंट में एंटीपार्टम प्रोफिलैक्सिस हम करते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन से, और 6 वीक्स आफ्टर पोस्टपार्टम प्रोफिलैक्सिस लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन से करते हैं। और अगर सिजेरियन सेक्शन प्लान है तो फिर आपने उस दौरान अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन देनी है। लेट्स टॉक अबाउट एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम एंड प्रेगनेंसी। अब एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम और प्रेगनेंसी में कैसे आपने करना है सिस्टम। वैसे तो एंटीफॉस्फोलिपिड में आप वारफरिन देते हैं, लेकिन वारफरिन का प्रॉब्लम ये है कि वारफरिन टेराटोजेनिक है। तो अब आप देखो कि जो पेशेंट जिसमें लैब क्राइटेरिया पेशेंट पहली बात तो ये कि प्रेग्नेंट है और लैब क्राइटेरिया उसमें एंटीफॉस्फोलिपिड का मैच हो रहा है, और क्लिनिकल क्राइटेरिया 1 फीटल लॉस एट 10 वीक्स और ग्रेटर एंड 3 फीटल लॉसेस लेस देन 10 वीक्स, लेकिन पेशेंट में कोई आर्टीरियल और वेनस थ्रम्बस की हिस्ट्री नहीं है। आर्टीरियल और वेनस थ्रम्बस की हिस्ट्री यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आर्टीरियल और वेनस थ्रम्बस की हिस्ट्री नहीं है तो ऐसे पेशेंट को सिर्फ लो डोज एस्प्रिन प्लस प्रोफिलैक्टिक डोज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देनी है। मतलब लैब क्राइटेरिया मैच हो रहा है, प्रेगनेंसी लॉसेस हैं और आर्टीरियल और वेनस थ्रम्बस की हिस्ट्री नहीं है, तो लो डोज एस्प्रिन और प्रोफिलैक्टिक डोज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन इज़ मोर देन इनफ। अब जो पेशेंट जिनको एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है और प्रायर हिस्ट्री ऑफ आर्टीरियल और वेनस थ्रोम्बोसिस है, तो ये हाई रिस्क पेशेंट हैं क्योंकि इसमें प्रायर आर्टीरियल और वेनस थ्रोम्बस हुआ है। तो इसमें अब आप प्रेगनेंसी की वजह से वारफरिन तो आप इसमें दे नहीं सकते, तो अब आप इसमें लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन ही दोगे। तो आप लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन आप दो, और पोस्टपार्टम जब बाद में आप वारफरिन को रिज्यूम कर दो। एक और बात कि डिलीवरी के दौरान ब्लड लॉस होता है, तो एंटीकोएगुलेशन जो है वो वेजिनल डिलीवरी के 4 से 6 घंटे के बाद आप रिज्यूम कर सकते हो, और आफ्टर सी सेक्शन एंटीकोएगुलेशन किसी भी चीज़ से जिसे भी आप कर रहे हो 6 to 12 आवर्स के बाद आप रिज्यूम कर सकते हो।
heparin and warfarin, they are not contraindicated in breastfeeding patients. तो ब्रेस्ट फीडिंग वीमेन में आप हेपरिन और वारफरिन आप दे सकते हो, ब्रेस्ट फीडिंग पेशेंट में आप हेपरिन और वारफरिन दे सकते हो।